चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखो ऐसे टॉपिक जो है ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या फिर जो आपका स्टेट बोर्ड है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग को ये 10th में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका 10th से स्टार्ट भले ही होता है, लेकिन इसका यूज जो है अब जब तक मैथ्स पढ़ते हो तब तक ट्रिग्नोमेट्री का आपका यूज होता है। चाहे आप 11th-12th में चले जाओ तो 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेशल टॉपिक ही मिलेगा, एक चैप्टर ही मिलेगा। 12th में पर्टिकुलरली स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कुछ ऐसा नहीं है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो आपका फंक्शन का पार्ट है, तो वो आपको पढ़ना रहता है। लेकिन आप कैलकुलस उठा लो या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लो, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर जो आप इसके बाद मान लो जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सब में आप किसी भी तरह का जो वनडे एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं बेसिक एकदम स्टैंडर्ड से, क्लास 10th के स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। डेली लाइफ में अगर हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो एक तो इसका अगर वर्ड पे ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, इससे अगर मतलब निकालो तो सिंपल सा आपका मीनिंग निकल के आता है कि ये मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जो आपको थ्री साइड्स के मेजरमेंट इस तरीके से समझ जाओ कि 3 साइड्स के मेजरमेंट से ये रिलेटेड जो है वो आपका टॉपिक है। अब 3 साइड्स हम सभी को पता है कि ट्रायंगल्स में ही होता है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए अगर समझो तो त्रिभुज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में ही 3 जो आपकी भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है एक तरीके से अगर हम लोग समझें तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स से ही रिलेटेड चीज़ है और ट्रायंगल्स के ही बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि सर ट्रायंगल तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 से ही जब फिगर्स के बारे में हम लोग को समझाया जाता है तो वहीं से हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो ट्रायंगल का फिर एरिया निकालना सीखे हम लोग, पैरामीटर्स निकालना सीखे। क्लास 9 में फिर ट्रायंगल्स के और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर क्या अलग चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री जो है बाकी इससे पहले जो ट्रायंगल या ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जो आपके ज्योमेट्री की अगर पोर्शन की बात कर लें या मेंसुरेशन की पोर्शन के बारे में बात कर लें, तो मेंसुरेशन में अगर आप देखते होगे तो एरिया, पैरामीटर, इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ज्योमेट्री जो रहता है पर्टिकुलरली एंगल्स के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर और भी साइड्स के बारे में भी रिलेशन रहता है ज्योमेट्री में भी। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है यहाँ पे मेजरमेंट 3 साइड्स और मेजरमेंट जो इसका बेसिक वर्ड मीनिंग से अगर हम लोग मतलब समझें तो एक्चुअल में ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिलेशन देखते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल and triangles and their angles, ठीक है। मतलब बेसिक मतलब समझे तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइड्स और एंगल्स इन दोनों के बीच का रिलेशन समझते हैं कि हम लोग साइड्स से एंगल्स के बारे में रिलेशन बता सकते हैं, एंगल से साइड्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यही होने वाला है कि हम लोग साइड्स और एंगल्स दोनों के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक चीज क्लियर हो गया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बेसिक रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए हाँ जी, ठीक है, एडजस्ट हो जाओ थोड़ा सा और आराम से पीछे, ठीक दिख रहा है ना। चलिए
तो देखो इधर, अगर ये पूरा का पूरा ट्रिगोमेट्री अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एकदम बेसिक से, तो हम लोग को पहले ट्रायंगल समझना पड़ेगा, और खासकर इस ट्रायंगल में एक स्पेशल ट्रायंगल जो है वो क्या है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल अगर हिंदी में समझाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दैट मीन्स अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री और राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक जो आपका कोण हो वो 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत तो नहीं आती, ठीक है। अब ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल की बात करें, हम लोग राइट ट्रायंगल की बात करें, तो इसको अगर हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझो इधर, तो मैंने यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और जैसा कि फिगर में क्लियरली विजिबल है कि बी पर आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, या बी पर आप बोल सकते हो कि समकोण बन रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर एक चीज और समझे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं, अगर इन एंगल्स के बारे में हम लोग लिखें तो भैया एंगल बी जो हो गया वो हो गया हमारा 90 डिग्री, और जो एंगल ए और एंगल सी होगा ये दोनों ही एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाँ 180, 180, जिसमें अगर आपने पहले ही एक एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया हुआ है तो अब ये दोनों मिलके 180 होगा, सॉरी दोनों मिलके क्या होगा, 90 होगा। अब दोनों 90 होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सम अगर 90 है, दैट मीन्स दोनों जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, 90 से छोटा होगा। दैट मीन्स दिस बोथ एंगल्स ए एंड सी आर मस्ट बी एक्यूट एंगल। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो देखा यहां तक, चलिए ये तो हो गई एंगल्स के बारे में बात। यानी कि यहां पर अगर आपको एंगल दिखाई दे रहा है ए, तो ये भी 90 से छोटा होगा, और ये जो एंगल होगा सी, ये भी 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब साइड्स के बारे में थोड़ा समझ लें, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर, तो ये वाला जो आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है, आपको पता है ट्रायंगल में जो एंगल सबसे ज्यादा होता है उसका अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होगा, वो सबसे लंबा होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लो तीन एंगल है आपके पास एक ट्रायंगल में ए बी सी, तो जैसे यहाँ पर अगर हमने देखा कि सबसे बड़ा एंगल जो होगा बी होगा, तो बी के सामने वाला साइड दैट मीन्स ए सी, इसका लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इस ए सी की बात कर लें तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। लिख दे क्या, चलो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बाकी ये जो दो आपको साइड्स दिख रहे हैं इसमें एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को बेस बोलते हैं। लेकिन देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्लियरली बोल सकते हो कि सर जो सबसे लंबा साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, दैट मीन्स कर्ण होगा। लेकिन आप ये कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा ये तब तक नहीं बता सकते हो जब आप किसी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में उसको ना देखो, ठीक है। जैसे देखो इधर अगर मान लो तुम बताओ जी, हाँ पिंक, इनमें से परपेंडिकुलर कौन लग रहा है तुमको, ए बी, अच्छा उसके बगल में पीछे पीछे ए बी, ठीक ठीक है। चलो देखो अभी यहां पर देखो आप लोगों में भी, हाँ आ रहे हैं, रुक जाओ। तो मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि ए बी जो होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी सी ऑब्वियस सी बात है जब ये एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन एक चीज समझो क्लियरली, इस बात को एकदम नोट कर लो कि परपेंडिकुलर हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। मतलब अगर ये देखो जैसे ये सी एंगल को देखो तो इसके जस्ट सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर यहां पर हम कोई पर्टिकुलर एंगल लेट्स से थीटा एज्यूम कर लिए,
थीटा जो है एक ग्रीक लेटर है। अब इसमें जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस थीटा, ये बीटा ये सब जो है आपके एक तरीके से अल्फाबेट्स ही हैं। तो ये हमने इसको एज्यूम कर लिया एंगल को क्या, थीटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो इसके जस्ट सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस साइड पर ये एंगल बन रहा है, जिस साइड पर ये एंगल बन रहा है वो साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर। अगर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि थीटा इस वाले एंगल से, सी एंगल से देखें, तो दिस AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस, कोई दिक्कत तो नहीं आता। लेकिन देखो, अगर मान लो यहां पे हमने एक एंगल ले लिया बीटा, एक एंगल हमने क्या ले लिया, बीटा, तो अब यहां पर हो जाएगा डिफरेंस। ध्यान से समझोगे कैसे। फॉर एंगल थीटा एंड फॉर एंगल यहां पे बीटा के लिए अगर देख लिया जाए, तो हाइपोटेनस क्या होगा, अगर हम पूछे आपसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, यहां पर भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, तो आप बताइएगा। देखो कि अगर हम बीटा के लिए बात करें और थीटा के लिए बात करें, तो दोनों के लिए हाइपोटेनस तो सेम होगा ना। हाइपोटेनस क्या होता है, हाँ, जो सबसे बड़ा साइड होता है वो, तो सबसे बड़ा साइड तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा वाला साइड जो है वो आपका AC है, AC ही रहेगा। तो हाइपोटेनस थीटा के लिए AC होगा और बीटा के लिए भी हाइपोटेनस क्या होगा, AC। लेकिन अब अगर बात करें परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB, और थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा BC। लेकिन अगर बीटा से अगर देखें तो इसके सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, अब बोलोगे BC, तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और थीटा किस साइड पर बन रहा है, तो आप बोलोगे AB, तो यहां पर बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है। हाँ, देखो वही मैं बता रहा हूं कि यहां आप पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करोगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। यही जो BC है, थीटा के लिए आपका बेस हो गया, लेकिन बीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, आपको लग रहा है ये बेस से परपेंडिकुलर है, ये बेस के परपेंडिकुलर जो हमारा फर्श है इससे ये क्या है, वॉल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बेस पर हैं और ये वॉल जो है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। लेकिन इमेजिन करो अगर वहां पे कोई छिपकली है एकदम ऊपर दीवार पे, उसको क्या लगेगा कि वो परपेंडिकुलर पे है कि हम लोग उसके हिसाब से परपेंडिकुलर पर होंगे। हाँ, वो जब वहां से नीचे की तरफ देखेगी तो उसको लगेगा कि ये हम लोग का जो फर्श है वो परपेंडिकुलर है और वो जिस वॉल पर है वो उसका क्या है, बेस है। ये बात आ रहा है समझ में। हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वॉल परपेंडिकुलर होगा, फर्श बेस होगा, लेकिन छिपकली के लिए क्या होगा, फर्श परपेंडिकुलर हो जाएगा और वॉल बेस हो जाएगा। यही चीज यहां पर है कि जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो ना, तो ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, और ये ट्रिगोमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक बार और रिकॉल करवा दे रहे हैं कि क्या क्या हमने अभी तक बोर्ड पे देखा। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का बेसिक मतलब आपको मैंने बताया कि ट्रिगोमेट्री में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग ट्रायंगल्स में एंगल और साइड के बीच में रिलेशन देखते हैं, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको सबसे पहले राइट एंगल के बारे में कुछ बता दिया कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा और बाकी के बचे हुए जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, दैट मीन्स एक्यूट एंगल होंगे। ठीक, साइड के बारे में भी हमने देखा कि एक राइट एंगल में ऑब्वियस बात है सारे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, राइट एंगल में भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, अब 3 में क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और बेस पहचानने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप एंगल से देखो, अगर एंगल के कोई एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पर वो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, हमारा बेस होगा।
आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। ठीक, साफ करें। अब देखो एक चीज, यहां तो कुछ नया नहीं आपको लगा होगा, ये सब बेसिक चीजें जो आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और वही चीजें को हम बेसिक तरीके से समझाते हैं कि जैसे एक यहां पर समझ लो कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ABC, और यहां पर ये एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। ठीक, अब यहां से अगर देखोगे तो अगर हम आपसे बोले कि एक बात बताओ, ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, और अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि इन तीनों का आप म्यूचुअल रेशियो निकालो, तो आप कितने तरह के रेशियोज निकाल सकते हो? 3 नहीं, 3, और फिर रेशियो देखो, एक चीज एक पहले समझिए, रेशियो में क्या होता है, हमने ए रेशियो बी लिखा, ये बी रेशियो ए के इक्वल नहीं होता है, ए रेशियो बी और बी रेशियो ए इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे मान लो कि आपने रेशियो निकाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो आप निकाल सकते हो फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। आपने रेशियो निकाला बेस और हाइपोटेनस का, तो आप रेशियो निकाल सकते हो हाइपोटेनस और बेस का। आपने रेशियो निकाला परपेंडिकुलर और बेस का, तो आप रेशियो निकाल सकते हो बेस और परपेंडिकुलर का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम लोग एक ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं, इसको 90 डिग्री ऐसे बना दिया जाए, एक ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स का म्यूचुअली अगर रेशियो निकाला जाए तो हम लोग 6 रेशियो निकाल सकते हैं, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, लंब और आधार का, कर्ण और लंब का, कर्ण और आधार का, और आधार और लंब का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं भैया, ये आपका बेस आधार हो गया, और ये परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, हाँ जी। अब देखो ट्रिगोमेट्री में इन्हीं रेशियोज के नाम दिए गए हैं। अब देखो, अगर आप वो पहले नाम पहले पढ़ते और फिर रेशियो आप समझते कि वो उसका रेशियो दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि आप कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर सीधे यहाँ पे ये देख बोलूँ कि इस तरह के 6 रेशियोज निकल सकते हैं, तो आपको लगेगा ठीक है, रेशियो तो हमने पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेशियो, तो ठीक है, ऐसे 6 रेशियो निकल सकते हैं। अब ट्रिगोमेट्री में यही बता रहा हूँ कि इन्हीं का स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल रहे हो इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट वाले को बोलते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस का अगर आप रेशियो निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और जब आप अपोजिट कर दे रहे हो, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर और जब बेस का रेशियो निकाल रहे हो, यानी लंब और आधार का रेशियो निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं टेन थीटा, और जब आप उसी का रेसिप्रोकल कर दे रहे हो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भैया ये आपके 6 रेशियोज आ गए, और इन 6 रेशियोज के ये 6 नाम हो गए। ये कोई नया चीज नहीं है। साइन थीटा अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो लग रहा हो कि ये कोई नया चीज है, ट्रिगोमेट्री का है जो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप समझोगे कि साइन थीटा कुछ नहीं है, ये थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जस्ट रेशियो है,
तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कोई नया चीज नहीं है। ठीक, अब हम अपने बेसिक जो वर्ड मीनिंग था ट्रिगोमेट्री का, या फिर जो हम लोग डेफिनेशन समझ रहे थे कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग एंगल और साइड के रेशियोज को रिलेट करेंगे या साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग साइड का रेशियो निकाल रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में। ठीक है, चलो अब देखो है क्या, अगर आप बिल्कुल पहली बार अगर पढ़ रहे हो, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम ये सब नाम सुन रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ये 6 नेम को रिकॉल करने में बार बार ऐसा थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है कि ये प्रैक्टिस से ये फिर ऐसे हो जाता है कि एकदम आपको अपने फ्रेंड के जैसा नेम आप याद रखते हो ना, किसी का नाम आप नहीं भूलते हो, वैसे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से ये याद हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक हम सिंपल सा तरीका बताते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि आप एक ये याद रखो, मेरे साथ बोलना। जैसे देखो, पहले तो आप इन तीनों को साथ में रखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस एंड टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखो। और उसके बाद एक सिंपल सा टर्म और याद रखो, ध्यान से समझोगे ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक सिंपल सा आप याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये हाँ याद हो जाएगा, ये सिंपल सा चीज़ है। ये कोई तो पढ़ने वाली चीज़ों को याद करने में दिक्कत होता है, बुक में कोई लिखा हो तो उसको याद करने में दिक्कत होता है, ये सब तो ऐसे ही याद हो जाता है। हाँ, तो देखो, तो अब आप ध्यान से समझोगे। तो आपने क्या किया, एक सिंपल सा लॉजिक बना लिया। ये देखो, ये क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आप उल्टा पुल्टा लिख के आ जाओगे। सीक्वेंस याद रखना है, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां से देखो, जो पंडित और हर हर बोले, ये पी और एच आया किसके लिए आया? ये साइन थीटा के लिए आया। ये बी और एच किसके लिए आया? कॉस थीटा के लिए आया। और ये पी और बी किसके लिए आया? तो भैया ये आपका आ गया टेन थीटा के लिए आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक याद रहेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा मतलब पी बाई एच, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, टेन थीटा मतलब पी बाई बी। क्लियर? अब जैसे ही आपने इन तीनों को याद कर लिया, जैसे ही आपने इन तीनों को याद कर लिया, आपको पता है कि रेशियोज तो आपने शुरू में बहुत बच्चे बोले थे ना 3, लेकिन फिर हमने क्या बताया कि 3 को आप अपोजिट कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 आपका 6 रेशियो सिंपल सा आ गया। तो उसी तरीके से देखो, साइन का अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे साइन का अपोजिट कोसेक, तो कॉस का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। मतलब आप ये समझ जाओ कि जैसे ही आपने ये याद किया तो आपको 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्लियरली पता चल गया। जैसे आप देखो यहाँ पे ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो अब कोसेक के लिए साइन का उल्टा कोसेक। अब इसके लिए अब क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट के लिए क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ये सिंपल सी कहानी हो गई आपके ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए इस पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस कर लें, एकदम सिंपल बेसिक। इसको पहले नोट करो। चलिए ठीक है,
ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, चलो देखो। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझोगे। अच्छा, अब एक चीज और जो आप पहले से आपको पता होगा, फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो यहां पर अगर आप थीटा के साथ देखो तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में, और वो रिलेशन आपका ये है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने इसका प्रूफ भी देखा था, ठीक है, पिछले चैप्टर जब आपको ट्रायंगल्स पढ़ा रहे थे, तो इसका सिंपल सा प्रूफ था जो सिमिलैरिटी से किए थे। हाँ वही। तो यहाँ पे आप सिंपल सा इसको यूज कर सकते हो, तो हर जगह प्रूफ का जरूरत नहीं है। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके का ट्रायंगल मिले जिसमें आपको दो साइड्स पता हो, तीसरा नहीं पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, ये हमारा पहला आज का एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखो, ये हो गया हमारा ए बी और सी। यहां पे आपको दे दिया गया है थीटा एंगल, और ए बी का लेंथ दे दिया जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर, बी सी जो है आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आपको, ठीक है, सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखो, अगर आपको पूरा का पूरा याद है साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो सही बात। नहीं अगर आपको याद है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आपको बताया था मैंने सीक्वेंस साइन कॉस टेन। तो अब यहां पर देखो, अगर आपको निकालना है साइन थीटा, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और भैया यहां पर अगर आप देख लो थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया, तो बेस ये है नीचे जिस पे ये एंगल बन रहा है 3 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 4/5। अब अगर आपको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए आप क्या करोगे, गुड, कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आप क्या कर सकते हो, बेस की जगह पे आपके पास कितना है 3, और हाइपोटेनस हो गया 5। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है 4 और बेस है 3। तो ये रेशियोज आ गए आपके ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज 3। 6 आ गए, बढ़िया बात। चलिए ठीक है, 6 आ गए तो हम लोग भी कर सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, तो अब करना क्या आपको करना है इनका रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो यह सिंपल सी बात है कि जब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और जो इक्वल हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल का, यानी 5/4। उसी तरीके से अगर कोसेक की कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, अब सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस था बेस बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक सेक उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस बाई बेस विच इज इक्वल टू 5/3।
3 and last cot theta which is equal to b by p and which must be equal to 3/4. ठीक है, क्लियर? चलिए सो नोट कीजिए जल्दी। चलिए उस क्वेश्चन के बाद बना लिए होंगे आप लोग ये, ठीक है। चलो बाकी देख लो एक बार, क्वेश्चन सिंपल सा है, आ गया आंसर। चलिए देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक से हम लोग ट्रिगोमेट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ एक ट्रिगोमेट्री रेशियो दिया हुआ है साइन थीटा, जिसका वैल्यू 7/25 है। तो आपको बाकी के 5 अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के डिफरेंट मेथड्स है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आप अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक मेथड समझते हैं। एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर पहले ये समझो कि साइन थीटा होता क्या है। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 7/25 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पर इस तरीके से, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, और इस वाले पॉइंट पे अगर थीटा लें तो परपेंडिकुलर कितना होगा 7 यूनिट और हाइपोटेनस कितना होगा 25 यूनिट। अब बेस कितना होगा, तो देखो ये रेशियो दिया हुआ है, आप एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि हमने मान लिया परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर तो हाइपोटेनस कितना होगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, अगर परपेंडिकुलर 14 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देना, अगर परपेंडिकुलर 14 सेंटीमीटर होता और हाइपोटेनस 50 सेंटीमीटर होता तो भी रेशियो 7:25 आता। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते सिंपल सा कि आप परपेंडिकुलर को 7 और हाइपोटेनस को 25 एज्यूम कर लो, ठीक है, आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बेसिक मेथड समझो कि जब आपको इनका रेशियो दिया हुआ है तब आप इनके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं एज्यूम कर सकते हो, ठीक। तो मैंने सिंपल सा ये कर लिया एज्यूम कि देखो ये 7u और ये 25u हो गया, u फॉर यूनिट बोल सकते हैं सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमको पूरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो बेस निकालना पड़ेगा, और बेस निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप ध्यान से समझो तो ये बेस का स्क्वायर निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 25u का स्क्वायर और माइनस 7u का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625u स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49u स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो b स्क्वायर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 576u स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर बेस निकालना है आपको तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा 576u स्क्वायर का, और ये आ जाएगा 24u। दैट मीन्स हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया क्या, बेस का वैल्यू, ठीक है, आ गया था इतना सबका। तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 25u। अब देखिए, अब जैसे ही आपने बेस निकाल लिया 24 यूनिट, क्योंकि मेरा एजम्पशन यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो अब हम यहाँ से रेशियोज निकाल सकते हैं। बाकी के बचे हुए कितने 5, क्योंकि 6 था, 6 में तो साइन दिया हुआ है तो बाकी का बचा हुआ 5 निकाल सकते हैं, ठीक है। काम करते हैं, हमको यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा इधर क्रॉस ही करना पड़ेगा, तो इधर ही बना लेते हैं। तो बाकी का बचा हुआ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो समझो, कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ से बेस समझो तो कितना हो गया 24 यूनिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस हो गया 25 यूनिट। अब अगर आप यहाँ ध्यान से समझो तो u का कोई मतलब बन नहीं जाता है, सिंपल सा रेशियो आपका 24/25 आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना
लंबा चौड़ा आपको कैलकुलेशन करने का, यू एज्यूम करने का, आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आपको अगर पता है कि ये ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स पता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर 3 नंबर्स हैं जिसमें बड़े वाले के स्क्वायर, बड़े वाले का जो स्क्वायर होता है वो 2 छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अगर जिन बच्चे को पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 24, 25 और 7, तो वो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, ये 25 है, 7 है, तो ये 24 एज्यूम कर ले और सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा आ गया हमारा कितना, 24/25। अगर बात करें tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये आपका आ जाएगा कितना, 7/24। और अगर हम लोग बात करें किसका, cos tan के बाद अगर जस्ट अपोजिट साइन का कोसेक, तो कोसेक थीटा है, तो देखो आप साइन पहले ही पता है 7/25, तो बोल सकते हो 25/7 उल्टा हो जाएगा इसका। उसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये हो जाएगा 25/4, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, और ये आपका हो जाएगा 24/7, और एक बच गया, नहीं हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया आपका पूरे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्लियर? एक और क्वेश्चन बचा हुआ इधर, कर ही लिए होगे, देख लेते हैं इसको, इसको पहले नोट करो। चलिए आई होप ये नोट कर लिए होइएगा, इधर ही का हम मिटा रहे हैं या फिर मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। यहां पे अपने को निकालना है tan A एंड cot C, tan A cot C का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो tan A फाइंड करो या cot C। tan के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot के लिए आपको चाहिए, cot कुछ भी हो उसके लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ेगा। अब अगर हम एक देखो यहाँ पे यही चीज है, अगर एंगल A से देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, ठीक है, आएगी नहीं बात। C से अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम tan A लिखना चाहें तो tan A की जगह पे क्या लिखेंगे, BC/AB, और अगर हम cot C लिखें इसके जगह पे बेस बाई परपेंडिकुलर, तो C के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC/परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, ठीक। देखो अब हमारे पास क्या क्या किन किन साइड्स का वैल्यू है, हमारे पास AB का वैल्यू है, AC का वैल्यू भी है, एक BC का वैल्यू नहीं है, तो BC का वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या बात, सिंपल सी। तो देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर AC² = AB² प्लस BC²। तो यहाँ से अगर हमको BC² चाहिए तो हम क्या करेंगे, AC² में से AB² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इधर। तो BC², अब देखो AC² कितना है, AC² 13 का स्क्वायर, AB² कितना होगा, गुड 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका BC²। अब देखो जिनको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 12, 13 और 5 ये आपका क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो सीधे यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन हम आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, तो आप BC का जब स्क्वायर निकालोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 आएगा, और आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, किसका, गुड 12 का, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे BC का वैल्यू आ गया, तो अब चाहे आप जो निकाल लो, आपको tan का वैल्यू निकालना है तो tan A जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC यानी कि 12/AB, AB दैट मीन्स 5, और अगर आपको वहाँ tan cot C भी निकालना है तो cot C भी आपका क्या होगा, BC/AB
और ये भी आपका कितना हो जाएगा 12/5। अब देख रहे हो tan A का वैल्यू cot C के वैल्यू के इक्वल हो रहा है, यानी कि अगर आप A एंगल के लिए tan थीटा निकालो या C एंगल के लिए cot थीटा निकालो सेम ही आएगा। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में, ठीक है।